शीला अपने बॉयफ्रेंड के लिए हाथ में चाय ले आती है और बड़े ही प्यार से अपने बॉयफ्रेंड विमल को चाय का कप देते हुए कहती है, विमल ये लो चाय, पी लो। ये गर्मा गर्म चाय मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाई है। तुम भी यहाँ बैठो ना, हम दोनों साथ में चाय पीते हैं। अरे कहाँ जा रही हो, रुको ना। हाथ छोड़ो मेरा, अगर भैया ने देख लिया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। देख लेने दो, तुम्हारे भैया से डरता नहीं हूँ मैं। जाओ बुला लो, अभी उनसे तुम्हारा हाथ मांगूंगा। हट पागल, कुछ भी बोलते हो। मैं अपने भैया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, मेरे साथ भी नहीं जाओगी? तुम जितनी देर में मुझसे बात कर रही हो उतने देर में हम दोनों चाय पीकर खत्म भी कर देते। मुझे तुम्हारे साथ चाय नहीं पीनी है, तुम मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे घर में और भी काम है। और अगर छोड़ा नहीं तो क्या करोगी, बोलो? क्या करूंगी? अभी रुक जाओ। भैया, भैया जरा बाहर आना। देखो विमल मुझे जाने नहीं दे रहा है। शीला अपने भाई मनोज को आवाज लगाती है, जिसके बाद विमल शीला का हाथ छोड़ देता है और शीला घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद अपने काम पे चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। ऐसे ही एक रोज मनोज और विमल दोनों ऑफिस से घर जल्दी आ जाते हैं, जिसे देखकर शीला बोलती है, अरे भैया, आप दोनों आज इतनी जल्दी घर आ गए? हाँ आ गए, तो क्या करोगी, वापस भेजोगी? तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं अपने भाई से पूछ रही हूँ, ना कि तुमसे। हाँ जल्दी आ गया, क्योंकि मुझे एक खुशखबरी देनी थी। कैसी खुशखबरी भैया? आप मेरे लिए स्कूटी लेकर आने वाले हो क्या? स्कूटी चलाएगी ये? जब तुम स्कूटी चलाओगी और किसी नाले में गिर जाओगी तब लोग बोलेंगे भैया की परी उड़ गई। तुम बकवास मत करो, एक तो अच्छी शक्ल नहीं है, ऊपर से बातें भी अच्छी नहीं करते हो। अरे अरे, तुम दोनों आपस में बहस करना बंद करो, ऐसी कोई बात नहीं है। शीला, मैंने तेरी शादी के लिए एक लड़का देखा है। क्या? लड़का? अरे क्या हो गया तुम दोनों को, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे दुनिया हिल चुकी हो तुम दोनों की? अरे शीला की शादी की उम्र हो चुकी है, सबकी शादी होती है तो इसकी भी तो होगी। बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी शादी हो रही है। अरे भाई, अभी तो वो लोग शीला को देखने आएंगे, उसके बाद शादी की बातचीत होगी, तब जाके कुछ होगा, अभी तो बहुत समय बाकी है। आपकी बहन बहुत सुंदर है, उसको देखकर कोई भी पसंद कर लेगा। वो इतनी अच्छी है और आपने संस्कार भी तो इतने अच्छे दिए हैं कि वो किसी भी घर को संभाल सकती है। ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा ये सब छोड़, तुझे पता है शीला, लड़का ना बहुत गुणी है, वो लोग ना बहुत अच्छे लोग हैं, तुझे हमेशा खुश रखेंगे। जी भैया, मैं हमेशा खुश रहूंगी। ये तो मुझे भी नहीं पता। शीला हल्की सी मुस्कान के साथ वहाँ से चली जाती है और अपनी कमरे में उदास होकर खुद से बोलती है, मैं भैया को कैसे बताऊं कि मैं विमल से प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करना चाहती हूँ। उस विमल को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कल जब लड़के वाले आएंगे तो मैं उनको सब कुछ सच बता दूंगी, ताकि वो शादी से इनकार कर दें। शीला खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी उसके कमरे में विमल आता है, जिसको देखकर शीला विमल की गले लग जाती है। विमल, तुम भैया को बोल क्यों नहीं देते कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं? कैसी बात कर रही हो तुम यार, प्यार में इतनी पागल मत बनो। जान से ज्यादा प्यार करने वाले भाई को भूल जाओ। तो और क्या करूं? तुम तो भैया को कुछ बताओगे नहीं। अब जो करना होगा मैं ही करूंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि भैया मेरी बात को कभी मना नहीं करेंगे। मैं मानता हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो, जिस लड़के के पास रहने के लिए छत नहीं है, वो अपना पेट भरने के लिए तुम्हारे घर में खाना खाता है, तो कोई भी भाई अपनी बहन की शादी कैसे करवाएगा जो उसको 2 वक्त की रोटी ना खिला सके? मैं तुमसे दूर नहीं हो सकती हूँ, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहती हूँ। तुम्हारी और सबकी भलाई इसी में है कि तुम अपनी भाई की पसंद से शादी कर लो और मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो। पर विमल, क्या तुम पिछली चीजें भुला दोगे? हमारा प्यार, हमारा साथ, सब कुछ। बस करो, अब ज्यादा बहस करने से कुछ नहीं होगा। अपने भाई की बात मानो और खुश रहो। अच्छा मैं चलता हूँ। विमल इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। विमल को जाता देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। अगली सुबह शीला जल्दी उठकर सभी मेहमानों के लिए खाना बनाती है और नया सूट पहनकर तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद अमित और उसकी माँ सरला शीला को देखने आते हैं और पहली नजर में ही शीला को पसंद कर लेते हैं और शादी फिक्स कर देते हैं। देखते ही देखते कुछ समय बाद अमित और शीला की पूरी रीति रिवाजों के साथ शादी हो जाती है। विदाई के समय मनोज सरला के पास जाता है। माँ जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, दहेज वहेज की तो कोई बात ही नहीं है। देखो, हमने जितनी डिमांड की है हमको उतना ही दहेज चाहिए।
नहीं नहीं, आपने शादी में जितना दहेज कहा था ना, उससे ज्यादा दिया है मैंने। चलो भाई, ये तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी तुम्हारी एक ही तो बहन है, अगर उसको नहीं दोगे तो किसको दोगे? जी मुझे ना आपसे ना एक रस्म के बारे में बात करनी थी। कैसी रस्म? हमारे हिसाब से तो सभी रस्म हो गई है, बस एक विदाई की ही रस्म रहती है। जी माँ जी, आपका कहना तो सत्य है, लेकिन मैं क्या कह रहा था कि हमारे यहाँ एक रस्म होती है कि लड़की वालों की तरफ से उनका कोई दूर का रिश्तेदार लड़की के ससुराल जाता है और 4-5 दिन रहकर सब कुछ देख के तब आता है। अरे ये कैसी रस्म है? हमारे यहाँ तो कोई ऐसी रस्म नहीं होती। हमने तो ये सुना है कि लड़की का भाई साथ में जाता है, लेकिन तुम तो एक अलग ही रस्म कर रहे हो। माँ जी मैं समझ रहा हूँ कि आपको बहुत दिक्कत हो रही होगी, अजीब लग रहा होगा, लेकिन माँ जी देखिए ना, सारी रस्में तो हो रही है ना, तो इसे भी हो जाने दीजिए। मैं अपनी बहन के साथ चला जाता, लेकिन मुझे बहुत जरूरी काम है, क्योंकि यहाँ का भी सब कुछ तो मुझे ही देखना है ना। अगर तुम नहीं जाओगे तो और कौन जाएगा तुम्हारी जगह? मेरा दोस्त ना विमल जाएगा। हमारा यहाँ ना इसके अलावा ना कोई नहीं है। माँ बाप के मरने के बाद पूरी दुनिया ने हमें अकेला छोड़ दिया, तब मैंने अपनी बहन को पाला और बाद में विमल से मेरी दोस्ती हो गई, तो विमल ही जाएगा इसके साथ। दोस्त क्यों जाएगा? ये उसका भाई लगता है क्या? बस ये मान लीजिए ना आप कि शीला का भाई विमल भी है। ठीक है, जब इतना सब कुछ हो ही गया है तो ये आखिरी रस्म भी हम कर ही लेते हैं, और थोड़ा जल्दी करो विदाई, हमें घर भी तो जाना है। सरला के इतना कहते ही मनोज विमल के पास जाता है। विमल तू एक काम कर, अपना सारा सामान पैक कर और शीला के साथ दहेज वाली गाड़ी में बैठकर उसके ससुराल चले जा। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तू किसी और को भेज दे। तुझे तो पता है ना कि तेरे अलावा हमारा कोई नहीं, और मैं किसी और पे यकीन भी नहीं कर सकता। तू चले जाना, कुछ दिनों बाद शीला जब रहने लगेगी तो तू वापस आ जाइयो। विमल मनोज की बात मान जाता है और शीला के साथ उसके ससुराल चला जाता है। विमल को दहेज वाली गाड़ी से निकलता हुआ देखकर सरला बोलती है, क्या जरूरत थी इस लड़के को दहेज वाली गाड़ी में भेजने की? इसके भाई को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? ऐसे चौकीदारी करने भेजा है जैसे कि हम रास्ते में दहेज कम कर देंगे। रहने दो माँ, ये रस्म वसम ना जल्दी पूरी करो, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे आराम करना है। सरला अमित की बात मानकर शीला का गृह प्रवेश कराती है और कमरे में भेज देती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और शीला अपने ससुराल का सारा काम बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन अपने कमरे में कुछ सामान रख रही होती है कि तभी उसके ऊपर एक अलमारी गिरने वाली होती है और विमल आकर उसको बचा लेता है। शीला संभाल कर। तुम क्यों मेरे करीब आ जाते हो? मैं जितना दूर जाना चाहती हूँ तुम मेरे उतने ही करीब आ जाते हो। अगर यहाँ किसी को पता चल गया कि शादी से पहले हम दोनों के बीच कुछ था तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। शीला विमल से बात कर ही रही होती है कि उन दोनों की सारी बातें अमित सुन लेता है और कमरे में आता है। वाह क्या सीन है, मेरे घर में मेरे दहेज में मेरी बीवी का एक्स आया है। वाह क्या बात है, तुम दोनों मेरे पीछे ये सब करते हो और मुझे कुछ पता ही नहीं। आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस विमल से। अमित शीला की एक नहीं सुनता और अपने घर वालों को और मोहल्ले वालों को सभी को बता देता है कि ये है दहेज में आया हुआ बीबी का एक्स, और खुद ही अपने परिवार और पूरे खानदान की बेइज्जती कर देता है। यहाँ तक कि शीला के साथ दहेज में आए एक्स के साथ अपनी पत्नी को उसके मायके भेज देता है और खुद को इसका जिम्मेदार मानकर उदास और अकेले रहकर जिंदगी बिताने का फैसला करता है। मालकिन, अरे ओ मालकिन, सुनाई नहीं देता इनको, बहरी हो गई हैं का शायद। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो इतना? गले को कम फाड़ा करो ताकि उसको भी लगे कि मैं इंसान के अंदर हूँ। ये सब छोड़ो, आप पहले मुझे ये बताओ, चाय पत्ती किसने और क्यों बदला? मुझसे पूछा भी नहीं और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दिया चाय पत्ती बदलने से पहले। बोलना क्या चाहती हो? अब तुमसे पूछकर चाय पत्ती बदलूं? वाह। देखो मालकिन, साफ साफ बात है मेरी, चाय पत्ती किसने बदली? मैंने बदली। क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? मेरी पूरी जिंदगी का सुकून चला गया, दिल की तसल्ली थी वो चाय की पत्ती। बहुत महंगी आती थी वो चाय पत्ती, इतनी महंगी चाय नहीं पी सकते। वार्निंग है, ठीक से सुन लो, जिंदगी का सुकून चला गया, दिल की तसल्ली थी वो चाय की पत्ती, और शाम तक ना आई वो चाय की पत्ती, फिर समझ लो आपके घर से छुट्टी। ब्रेक ब्रेक, शाम तक आ जाएगी तुम्हारी चाय पत्ती। कमला बहुत ही डिमांडिंग नौकरानी थी। कमला के नखरे, बाप रे बाप। कमला अपना काम बहुत साफ तरीके से करती थी, लेकिन वो बहुत कामचोरी भी किया करती थी। कमला की खास बात तो वो थी कि वो भरोसेमंद थी। उसे बहस लड़ना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कमला की डिमांड से
पायल और क्षितिज दोनों बहुत परेशान हो गए थे। एक रोज की बात है, जब कमला रसोई में खाना बना रही होती है, तभी क्षितिज और पायल खाना टेबल पर लगाने को कहते हैं। कमला दीदी खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है, पेट में तो चूहे तांडव कर रहे हैं। भैया आज स्पेशल खाना बनाया है मैंने, आप लोगों को मजा आ जाएगा खाना खाकर, उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप लोग। अच्छा, वो तो खाना खाने के बाद ही पता चलेगा कि उंगलियां चाटते हैं या नहीं। खाना लगाओ अब। तभी कमला खाना टेबल पर लगा देती है और तभी क्षितिज खाना देखकर कमला को बुलाता है। कमला दीदी, कमला दीदी। हाँ भैया क्या हुआ? कमला दीदी ये क्या है, क्या बनाया है आपने, बताना जरा। अरे भैया ये तो मैंने बनाई है दाल। अच्छा, तो घर में स्विमिंग कॉस्ट्यूम है क्या? क्या मजाक कर रहे हो भैया, मैं कहाँ से लेकर आऊँ ये कॉस्ट्यूम वगैरह? शिट, अगर होती ना तो मैं पानी जैसी दाल में तैर कर दाल ढूंढता और शायद मिल भी जाती। और ये क्या है कमला दीदी, जरा बताने की कोशिश करेंगे? हाँ क्यों नहीं, ये मैंने खोया पनीर बनाया है। तो पनीर कहाँ है इसमें? मालकिन आप बिना समझती नहीं हो, इसमें पनीर नहीं है, तभी तो खोया पनीर नाम है सब्जी का। कमला के पास क्षितिज और पायल के सवालों का जवाब रहता था। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक रोज पायल और क्षितिज बैठकर कमला के बारे में बात कर रहे होते हैं। क्षितिज, आपको पता है काम वालों के कितने नखरे बढ़ गए हैं? अच्छा, लेकिन हुआ क्या? और अपनी काम वाली तो सही है ना? उसी की बात कर रही हूँ, कितने नखरे हो गए हैं। एक काम बताओ तो 100 बहाने बना देती है मुझे। बहुत कामचोर हो गई है कमला। मुझे लगता है अब हमें नौकरानी बदल लेनी चाहिए। आप क्या बोलते हो? अरे एक मौका दे देते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। और वैसे भी अभी दूसरी नौकरानी कहाँ से मिलेगी, उसके लिए तो टाइम लगेगा ना। क्षितिज जी समझा करो, बहुत ज्यादा डिमांड करने लगी है। अब मुझसे नहीं झेले जाते कमला दीदी के रोज रोज नखरे। कल जब आएगी आप खुद उनसे काम करवा लेना, ठीक? इतनी भी बड़ी बात नहीं है जो तुम ऐसे बात कर रही हो। तुम चिल करो यार, मैं संभालूंगा सब कुछ। अब कल पता चलेगा इनको कमला दीदी से काम करवाना कितना मुश्किल है। थोड़ी देर बाद दोनों सोने चले जाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह जब कमला क्षितिज और पायल के घर में झाड़ू लगा रही होती है, तभी क्षितिज वहाँ आकर कमला को काम बताने लगता है। कमला दीदी, कमला दीदी, अरे यहाँ देखो, यहाँ आपने झाड़ू सही से नहीं लगाया, ये तो गलत बात है ना। थोड़ा दबा के लगाओ, अरे दबाओ दबाओ, अरे दबा के लगाओ, ताकि घर का सारा कचरा बाहर हो जाए। ठीक है भैया, आप बैठो, मैं लगा देती हूँ। और आप ऐसे इधर उधर मत घूमा करो, फिर घर में झाड़ू लगाने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, तो एक काम करता हूँ, मैं फिर उधर बैठता हूँ और आपका जब झाड़ू लगाना हो जाए ना तो मुझे बता देना, ठीक है? हो गया भैया झाड़ू। क्या? अभी तो तुमने झाड़ू उठाया, लगाना स्टार्ट किया और इतनी जल्दी हो भी किया। वेरी फास्ट कमला दीदी, बहुत अच्छे। आप सुनो, आपके लिए ना और एक काम है। अच्छा कौन सा काम है भैया? कपड़े धोने के लिए निकाल के रख दिया है, आप ना उसे धुल देना, फिर मैं दूसरा काम बताता हूँ, ठीक है? चलिए फटाफट से शुरू हो जाइए, आज बहुत काम है। डोंट वेस्ट योर टाइम कमला दीदी। अरे भैया, मैंने वो कपड़े बहुत पहले धुल के सूखने को भी डाल दिए थे। आप दूसरा काम बताओ कौन सा करना है? दूसरा काम? अरे दूसरा काम पता है क्या है? वही काम करना है आपको दोबारा से, क्योंकि आप जब भी कपड़े धोती हो ना तो कपड़े गंदे छोड़ देती हो, इसलिए ना आपको दोबारा से कपड़े धोने हैं, ठीक है? तो शुरू हो जाइए। क्षितिज ने कमला को दोबारा कपड़े धुलने को कहा। इसी बात को कमला पायल को बताने उसके पास पहुंच जाती है, उसके कमरे में जहां वो रेस्ट कर रही होती है। मालकिन, मालकिन। क्या हुआ? रेस्ट कर रही हूँ ना मैं, आज एक दिन तो खुद से काम कर लो। मैं खुद ही काम करना चाहती हूँ, लेकिन आपके पति यानी क्षितिज भैया कोई काम मेरे हिसाब से मुझे करने ही नहीं देते हैं। धुले हुए कपड़े फिर से धुलवाने को बोल रहे हैं और घर में झाड़ू दबा दबा कर लगाने के लिए बोल रहे हैं। इतना किचकिच मुझे नहीं पसंद है। आपका घर है, आप ही संभालो, मैं तो जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी? घर का पूरा काम बिखरा हुआ है। नहीं, पहले आप भैया को एक जगह बैठने को कहो, वरना मुझसे काम नहीं होगा। ठीक है, जाओ भैया को बुला कर ले आओ, मैं उन्हें समझाती हूँ, तुम आराम से काम करो। नहीं, मैं नहीं बुलाऊंगी उनको, आप ही बुला लो। कमला इतना बोलकर पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है और पायल क्षितिज को बुलाती है और फिर उससे बात करती है। देखिए क्षितिज, कुछ वक्त और हम दूसरी नौकरानी ढूंढ लेंगे, तब तक आप शांत रहो। अरे मेरी भोली पत्नी, मैं ये सब कुछ कमला दीदी को यहाँ से भगाने के लिए कर रहा था, लेकिन तुमने तो मेरा पूरा खेल खराब कर दिया। तुम्हें पता है मुझे नौकरानी मिल गई है,
वो भी बिना डिमांड वाली, और पगार भी कम लेगी, और कमला दीदी की तरह ना नखरे भी नहीं है उसके। हाँ हो, अगर अभी कमला दीदी चली जाती तो पूरे घर का काम कौन करता? मैं और तुम, और कौन करता? मुझसे नहीं होगा आज काम। अरे मेरी जान, मैंने अभी तो कहा था ना तुम्हें कि मैंने नई नौकरानी देख ली है और वही आकर सारा काम करती। तुम टेंशन क्यों लेती हो यार, तुम ना बस रिलैक्स करो, ओके? क्षितिज और पायल की सारी बातें कमला दीवार के पीछे से सुन लेती है और उदास हो जाती है और फिर मन ही मन सोचने लग जाती है। ढूंढ लो, लेकिन किसी दिन कमला के पास आना ही पड़ेगा। कमला इतना सोचकर वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है और फिर पायल देखती है कमला पूरे घर में कहीं नहीं है और घर का सारा काम भी हो गया था। ऐसे ही दूसरे दिन क्षितिज नई नौकरानी विमला को लेकर आता है और उसे काम समझाने लगता है और विमला घर का काम करने लगती है। तभी पायल क्षितिज को बोलती है, वाह क्षितिज जी, क्या बात है, कल कमला गई और आज विमला को ले आए। वेरी फास्ट। हाँ, क्या करूं, तुम्हारा पति है ही बहुत समझदार। अब कल क्या होगा तुम्हारे पति को ना सब कुछ पहले से ही पता है। बस बस, खुद की तारीफ बहुत कर ली आपने। अब कुछ काम की बातें करें। विमला का पगार कितने में फाइनल किया है आपने? कमला दीदी को ना जितना देते थे ना बस उतना ही देंगे। दोनों के बीच बात हो ही रही थी, तभी विमला टेबल साफ करने के बहाने से टेबल में रखी घड़ी उठा लेती है और छुपा लेती है। विमला काम तो अच्छा करती थी, लेकिन उसे चोरी करने की बहुत बुरी आदत थी। ऐसे ही आए दिन घर से कुछ न कुछ चीजें गायब हुआ करती थी और पायल हैरान रहती। और ऐसे ही एक दिन पायल विमला को पूछती है, विमला दीदी, आपने मेरी सोने की अंगूठी कहीं देखी है क्या? जो मैंने शीशे के सामने एक कटोरी में रखी थी, मुझे वो कहीं नहीं मिल रही है। अरे नाना दीदी, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा आपका कोई भी सामान। सोने की अंगूठी, ओहो, बहुत पैसे मिलेंगे अगर इसको बेच दूंगी तो। एक बार घड़ी बेचकर ज्यादा पैसे नहीं मिले थे, इस बार पूरा हिसाब बराबर कर दूंगी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि आपकी अंगूठी गई तो गई कहाँ। मैं सोच रही हूँ कि कहाँ जा सकती है। कहीं आपकी पहली वाली नौकरानी ही तो नहीं ले गई, मुझे तो उसी पर शक है। पायल बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। कमला के पास जाकर उसे सारा सच बताती है कि उसके जाने के बाद जो नौकरानी उसके घर काम करने आई थी वो बहुत चोरियां कर रही थी और तुम वापस आ जाओ, ये अब कमला से कहती है। और फिर कमला पहले की तरह पायल और क्षितिज के घर में काम करने जाती है। कमला अब भी अपनी मर्जी से ही काम करती है। सेजल अपनी जेठानी रिया के साथ बाहर शॉपिंग के लिए जा रही होती है। तभी उन दोनों की सास सुजाता बाहर से आती है। अरे बहुओं, तुम दोनों इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? माँ जी, वो शॉपिंग के लिए जा रहे थे। हम इतने टाइम से हमने शॉपिंग नहीं की है ना। हाँ, मुझे तो वो साड़ी भी लेनी है जो पिछली बार देखी थी ना हमने, लेकिन ले नहीं पाए थे। मुझे तो वो साड़ी बहुत पसंद आई थी। सेजल, आज तो हम वो वाली साड़ी जरूर लेंगे। हाँ दीदी, हम जरूर लेंगे। मुझे भी बहुत से सामान लेने हैं। अरे ओ मेरी बहुओं की सवारी, बाहर मौसम देख रही हो कैसा हो रहा है? माँ जी, मौसम तो बस ऐसे ही बार बार बदलता रहता है। रोज बारिश का मौसम होता है, लेकिन कभी बारिश हुई है नहीं ना। और अगर हो भी गई तो क्या बारिश की वजह से हम अपना काम छोड़कर बैठ जाएं? और नहीं तो क्या माँ जी। और वैसे भी मार्केट ज्यादा दूर थोड़ी है, यही पास में ही तो है। बारिश का तो भरोसा ही नहीं है, लेकिन हमारा तो भरोसा है ना कि हम जल्दी आ जाएंगे। बारिश का सच में कोई भरोसा नहीं है, कब बरस जाए। जो शॉपिंग करनी है बाद में कर लेना, अभी तो सड़कों का हाल भी कुछ खास नहीं है। हर जगह गड्ढे हो रहे हैं, कहीं गिरा गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। माँ जी, आप भी ना खामखा ही परेशान होती रहती हो, हमें कुछ नहीं होने वाला। बहू, जो तुम दोनों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना, और अगर बारिश हो गई तो उल्टे पैर भागते नजर आओगी। नहीं, रहने दो, इस मौसम में रिस्क मत लो, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। क्या माँ जी, आप भी ना छोटी छोटी चीजों को लेकर डरने लग जाती हो। अरे हम आपकी बहुएं हैं, हम समझदार हैं। आप हमारी टेंशन मत लो, हम जैसे जा रहे हैं ना वैसे भी घर आ जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, जा रही हो तो जाओ, लेकिन छाता जरूर लेकर जाना। माँ जी, आप आराम करो, हम तो यूँ जाएंगे और यूँ आ जाएंगे। इसी बात का तो डर है, जिस तरह से ये मौसम बदल रहा है ना, यूं का तो पता नहीं, लेकिन पक्का टूट फूट कराओगी तुम दोनों। रिया और सेजल दोनों थी तो देवरानी जेठानी, लेकिन दोनों दोस्त की तरह रहा करती।
दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मार्केट की तरफ जा रही होती है। तभी बहुत जोरों से बारिश होने लगती है। वो दोनों एक किनारे आकर खड़े हो जाते हैं। माँ जी सही कह रही थी, हमें माँ जी की बात मान लेनी चाहिए थी। अब देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। अगर हम माँ जी की बात मानकर छाता ही ले आते तो भी ठीक रहता ना। छाता ले तो आते और उसमें बच भी जाते थोड़ा, लेकिन देखो घुटने तक पानी कैसे भरा है। अब छाता घुटना भीगने से थोड़ी बचा पाता हमें। हमारी गलती जो हम आए यहाँ तक। घर ही चलते हैं हम, कम से कम घर जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से बारिश का मजा भी ले पाएंगे। नहीं नहीं, घर जाएंगे तो माँ जी हमारा मजाक बनाएगी कि हम शॉपिंग करने गए थे। अब क्या हुआ? वो सब तो ठीक है, लेकिन अब करे तो क्या करे, हम बारिश में जाएंगे तो भीग जाएंगे। एक काम करते हैं, 10 मिनट रुकते हैं। अगर बारिश रुक गई तो भी चलेंगे और नहीं रुकी ना तो भीगते हुए ही चले जाएंगे। इसी बहाने बारिश की मजे तो ले लेंगे हम। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। सेजल और रिया दोनों बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक बारिश रुकती ही नहीं है और पानी भरता ही जा रहा था। दीदी, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। देख रही हो ना कैसे पानी भरा जा रहा है। हाँ, तुम सही कह रही हो, भीग तो गए ही हैं। अब क्या मजे से छप छप करके चलते हैं। और क्या, शाम को थोड़ा लेट घर चले जाएंगे, लेकिन अब तो शॉपिंग करके ही जाएंगे। दोनों भीगते भीगते एक दूसरे का हाथ पकड़कर जा रहे होते हैं। अगर हम वहीं रुक जाते तो ऐसी बारिश का मजा नहीं ले पाते। हाँ, कितना मजा आ रहा है ना। एक काम करते हैं, रोड क्रॉस कर लेते हैं, उधर से जाएंगे। रोड क्यों क्रॉस करनी, दुकान तो इसी रोड पर है ना। यहाँ से रोड क्रॉस करेंगे, फिर दुकान पर पहुँचने के बाद वापस से रोड क्रॉस करेंगे। इससे अच्छा तो यही है कि सीधा सीधा चलते हैं ना। अरे नहीं नहीं, यहाँ नाली का बहुत गंदा पानी आता है, इसलिए उस तरफ से चलते हैं। पानी तो गंदा वहाँ भी होगा। हम रोड के किनारे किनारे चलते हैं ना। ठीक है, चलते हैं। रोड क्रॉस करके दोनों चले जा रहे थे और दोनों को बारिश में बहुत मजा आ रहा था। वो दोनों काफी मस्ती करते हुए जा रहे थे। आसपास के सभी लोग उन्हें देख रहे थे। थोड़ा आगे जाने के बाद एक नाला आता है जिसमें रिया गिर जाती है। रिया का हाथ पकड़े सेजल भी उसमें गिर जाती है। तो ये सीन हो गया। अरे निकाल मुझे सेजल, मैं गिर गई हूँ। दीदी, मैं यहाँ खुद गिरे हुई हूँ नाली में, और आपको कैसे निकालूं? अरे कुछ तो कर, कैसे निकले हम? रुको, पहले मैं निकलती हूँ। सेजल जैसे तैसे उस नाले से निकलती है और हंसते हुए अपनी जेठानी को हाथ देती है। हंस क्या रही है, जल्दी से बाहर निकाल मुझे। निकाल तो रही हूँ, अब कैसे निकालूं मैं? दोनों बहुएं नाले में गिरने के बाद भी बहुत जोरों से हंसते जा रही थी। तभी एक आदमी आता है। तुम दोनों देख के नहीं चल सकती हो क्या? ये लो, हाथ पकड़ो, जल्दी से बाहर आओ। वो आदमी रिया को नाले से बाहर निकालता है, लेकिन रिया की चप्पल नाले में ही अटक जाती है। अरे मेरी चप्पल नाले में ही रह गई। मैडम, अब चप्पल तो गई नाले में, अब चप्पल ढूंढनी है तो वापस नाले में गिरना पड़ेगा। दीदी छोड़ो ना, आप चप्पल निकल गए ना नाले से, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरी चप्पल नाले में ही रह गई है, मैं घर कैसे जाऊंगी बिना चप्पल के? चलो मार्केट चल रहे हैं ना, बस वहीं से चप्पल ले लेंगे। लेकिन वो मेरी पसंद वाली चप्पल थी, अब नाले में बह गई। मैडम, अब भूल जाओ अपनी चप्पल को। नाले से बड़ी मुश्किल से तो आप निकली हो, अब अगर आप अपनी चप्पल के चक्कर में फंसोगी तो दोबारा बह जाओगी नाले में। दोनों जेठानी और देवरानी हंसते हुए वहाँ से जाकर एक रिक्शा में बैठते हैं। मैडम, ये नाले की बदबू आप में से आ रही है। दीदी, हम दोनों नाले में गिर गए थे, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, मैं तो कह रही हूँ, ये बात ना हम तक ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, वरना तो बहुत गंदी बेइज्जती हो जाएगी। माँ जी तो बहुत हंसेंगी हम पर, वो तो हंस हंस कर सबको बताएंगी। मैडम, क्या हुआ? आप दोनों क्या बात करने लगी? नाले की बदबू आप में से ही आ रही है ना? क्या भैया, आप भी कुछ भी बकवास कर रहे हो? हमारे में से नाले की बदबू क्यों आएगी? और नहीं तो क्या, और वैसे भी अब बारिश का मौसम है तो नाले की बदबू तो आएगी ही ना। रिया और सेजल अपनी बात छुपाकर मार्केट पहुँचते हैं और वहाँ से रिया एक नई चप्पल भी लेती है। फिर दोनों वापस घर आ रहे होते हैं। घर के रास्ते आते आते सेजल का पैर फिसलता है और अब सेजल रिया को लेकर नाले में गिर जाती है। अब वो दोनों घर के पास के ही नाले में गिरती हैं। तभी वहाँ उन दोनों की सास आती है और आस पड़ोस के लोग भी जमा हो जाते हैं। क्या हुआ बहू? मेरी समझदार बहू बरसात के नाले में गिर गई। माँ जी, वो पता नहीं कैसे यहाँ गड्ढा आ गया, हमें पता ही नहीं चला और हम गिर गए। क्या हुआ बहू, शॉपिंग हो गई या अब कहीं कुछ छूट तो नहीं गया ना? माँ जी, आपको हंसी आ रही है, यहाँ आपकी बहुएं नाले में गिर गई हैं। अब हंसू ना तो क्या करूँ,
तुम दोनों को मेरी बातें सुननी तो होती नहीं है। अगर मेरी बातें सुन लेती तो कम से कम नाले में तो नहीं गिरती ना तुम दोनों। अब देखो कैसे नाले में पड़ी हो। माँ जी, मेरे घुटनों में चोट लग गई है, निकालो ना मुझे बाहर और हंसना बंद करो। अरे बहू, अब क्या होगा? तेरे दिमाग पर भी चोट लग गई। अब तो पता नहीं कैसे तू बिन दिमाग के काम करेगी। हाँ माँ जी, ये बात तो आपने सही कही। दीदी का दिमाग तो घुटनों में ही है। सेजल और रिया जहाँ दोनों नाले में गिरकर हंस रहे थे, तो उन दोनों को देखकर पूरा मोहल्ला भी मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।